कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का नामई और उसकी बहन जाइन कुछ सैनिकों से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। भागते भागते अचानक जाइन अपने भाई का हाथ से छोड़कर फिसल जाती है और दूर जाकर गिर पड़ती है। उसी समय पीछे से एक सैनिक का खूंखार कुत्ता दौड़ते हुए आता है और जाइन पर हमला करने ही वाला होता है। तभी अचानक एक तेज तीर आकर उस कुत्ते को मार देता है। तीर चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका पिता चॉय पियोंग रियोंग होता है। वह तुरंत अपने दोनों बच्चों को उठाता है और उन्हें वहां से ले जाने लगता है। दरअसल प्योंग रियोंग राजा के एक वफादार सेनापति और महान तीरंदाज थे, लेकिन दरबार के कुछ दुश्मनों ने उनके खिलाफ साजिश रच दी और उन पर गद्दारी का झूठा आरोप लगा दिया। इसी कारण शाही सैनिक उनके घर पर हमला कर देते हैं। प्योंग रियांग के सैनिक और राजा के सैनिकों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान प्योंग रियांग अपने बेटे नामई से कहते हैं, तुम दोनों यहां से तुरंत भाग जाओ। गेसोंग में मेरा एक दोस्त रहता है, उसका नाम किम म्यू सियोन है। तुम दोनों उसके पास चले जाना। ये सुनकर जाइन रोने लगती है। वो अपने पिता को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन प्योंग रियांग अपने बेटे नामई से कहते हैं, आज से तुम ही इसके पिता हो। अब अपनी बहन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद प्योंग रियांग अपने बेटे को एक धनुष देते हैं। फिर वो दोनों को घर से बाहर भेज देते हैं। उसके बाद प्योंग रियांग अकेले ही राजा के सैनिकों से लड़ने लगते हैं। उधर नामई और जैन जंगल की ओर भागने लगते हैं। राजा के सैनिकों के शिकारी कुत्ते भी उनका पीछा करने लगते हैं। जंगल में छिपकर दोनों भाई बहन अपने पिता को लड़ते हुए देखते रहते हैं। राजा के सैनिक प्योंग रियांग को बुरी तरह घायल कर देते हैं। ये सब नामई अपनी आंखों से देखता है, लेकिन वो अपनी बहन को यह दृश्य देखने नहीं देता। आखिरकार सैनिक प्योंग रियांग की हत्या कर देते हैं। अपने पिता की मौत देखकर नामई का दिल टूट जाता है, लेकिन वो अपनी बहन को लेकर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नामई और जाइन गेसोंग में पहुंच जाते हैं। किम मू सियोन उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पिता ने मेरे लिए कुछ संदेश भेजे। नामई कहता है, पिताजी ने कहा था कि जब तक उसके बच्चे बड़े न हो जाएं, तब तक इस धनुष की देखभाल की जाए। कि म्यू चियोन दुख के साथ उस धनुष को स्वीकार करते हैं और अपने एक आदमी को आदेश देते हैं कि इन दोनों बच्चों के खाने पीने और रहने की पूरी व्यवस्था की जाए। उसी समय किम म्यू चियोन का बेटा सियोगुन भी वहां मौजूद होता है। सियोगुन प्यार भरी नजरों से जैन को देखता है। शर्म की वजह से जाइन अपने भाई के पीछे छिप जाती है। समय बीत जाता है और 13 साल बाद नामई जवान हो जाता है। अब वो धनुष चलाने में बहुत माहिर हो चुका होता है। एक दिन वो अपने 2 दोस्तों के साथ जंगल में हिरण का शिकार करने जाता है। तीनों मिलकर उस हिरण को मारते हैं और उसे उठाकर ले आते हैं। शिकार के बाद रात में वे लोग पार्टी करते हैं और शराब पीते हुए बातें करने लगते हैं। तभी वो हाथ सियोगुन आ जाता है। सियोगुन मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो हम कहीं और जाकर पार्टी करते हैं। इसके बाद वो नामई को नाच गाने वाली महिलाओं के घर ले जाता है। वहां नामई खूब शराब पीता है और मस्ती करता है। इसी दौरान सियोगुन नामई से कहता है कि वो उसकी बहन जाइन से शादी करना चाहता है। ये सुनते ही नामई चौंक जाता है और वो हैरानी से पूछता है, तुम क्या कह रहे हो। सियोगुन कहता है कि जाइन का बड़ा भाई होने के नाते उसकी अनुमति जरूरी है, इसलिए वो उससे अनुमति मांग रहा है। लेकिन नामई इस बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है, तुम एक मुखिया के बेटे हो और हम लोगों को गद्दार का परिवार कहा जाता है, इसलिए तुम्हारे माता पिता इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन सियोगुन कहता है कि वो अपने माता पिता को किसी भी तरह मना लेगा। नामई गुस्से में कहता है कि अगर सियोगुन उसे लड़ाई में हरा दे तभी वो इस शादी के लिए तैयार होगा। अगर सियोगुन हार गया तो ये रिश्ता कभी नहीं होगा। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन शराब के नशे में नामई गिर पड़ता है और सियोगुन के ऊपर उल्टी कर देता है। अगले दिन किम म्यू चियोन दोनों को उनकी हरकतों के लिए सजा देते हैं। वो नामई को डांटते हैं कि उसे यहाँ रहते हुए 13 साल हो गए हैं, लेकिन उसने न ठीक से पढ़ाई की और न कोई जिम्मेदारी निभाई। नामई गुस्से में कहता है कि लोग उसे हमेशा गद्दार का बेटा ही कहेंगे। ये सुनकर किम म्यू चियोन उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पिता गद्दार नहीं थे, वो राजा के सबसे वफादार सैनिकों में से एक थे। लेकिन नामई गुस्से में चिल्लाता है, अगर वो इतने वफादार थे तो बदले में उन्हें क्या मिला। उन्होंने देश के लिए सब कुछ किया, फिर भी उन्हें गद्दार कहा गया। नामई उठकर जाने ही वाला था कि तभी किम म्यू चियोन ने उसे बताया कि उसने जॉइन और सियोग्यून की शादी की अनुमति दे दी है। ये सुनकर नामई कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले दृश्य में नामई जंगल में धनुष बाण का अभ्यास करता हुआ दिखाई देता है। उसी समय जॉइन और सियोग्यून वहां पहुंचते हैं। जॉइन एक तीर लेकर निशाना लगाने की कोशिश करती है। नामई अपनी बहन से पूछता है कि इतनी रात को बाहर क्यों आई है। इस पर जॉइन उससे पूछती है कि वो उसकी शादी का विरोध क्यों कर रहा है। नामई जवाब देता है कि जब तक राजा को हटाया नहीं जाता तब तक कोई भी आदमी शांति से नहीं रह सकता। जॉइन अपने भाई की ओर देखकर कहती है कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। वो कहती है कि उन्हें भागना ही नहीं चाहिए था, बल्कि अपने पिता के साथ ही मर जाना चाहिए था। ये बात सुनकर नामई चुप हो जाता है और अपनी बहन को देखता रहता है। जॉइन वहां से जाने लगती है। तभी नामई उससे पूछता है कि क्या वो सच में उसके खिलाफ जाकर शादी करने वाली है।
जॉइन दुखी नजरों से अपने भाई की तरफ देखती है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। फिर जॉइन सियोग्यून के साथ वहां से चली जाती है। इसके बाद गेसोंग में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जॉइन दुल्हन के रूप में सज रही होती है। इसी दौरान नामई चुपचाप वहां आता है। वो अपनी बहन के लिए एक जोड़ी जूते उपहार के रूप में लाता है और उन्हें उसके कमरे के बाहर बरामदे में रखकर बिना किसी से मिले वापस चला जाता है। जॉइन अपने भाई को जाते हुए देख लेती है। उसे देखकर उसका दिल भर आता है। उसकी नजर बरामदे में रखे जूतों पर पड़ती है। वो तुरंत समझ जाती है कि ये जूते उसके भाई ने ही उसके लिए रखे हैं। जब जॉइन सियोग्यून के साथ पालकी में बैठकर विदा हो रही होती है तो वो बार बार मुड़कर अपने भाई की तरफ देखती रहती है। नामई भी उदास मन से अपनी बहन को जाते हुए देखता रहता है। सियोग्यून के घर में शादी की सभी रस्में पूरी की जाती हैं। उधर नामई अपना धनुष बाण लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में उसे एक पेड़ पर लगा हुआ एक तीर दिखाई देता है। तीर को देखते ही वो समझ जाता है कि यह उसका तीर नहीं है, बल्कि किसी और का है। ये देखकर उसे आने वाले खतरे का आभास हो जाता है। कुछ ही देर में वो देखता है कि सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी गैसोंग की ओर बढ़ रही है। असल में ये सैनिक मंचूरिया राज्य की सेना होती है, जिसका नेतृत्व राजकुमार और सेनापति जुशिंटा कर रहा होता है। ये सेना गेसोंग राज्य पर हमला करने के लिए आती है। गेसोंग के लोगों को समझ में आ जाता है कि दुश्मन सेना हमला करने के लिए आ चुकी है। अपने राज्य और लोगों की रक्षा के लिए गेसोंग के सैनिक भी तुरंत युद्ध की तैयारी कर लेते हैं और दुश्मनों का सामना करने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। गेसोंग के सैनिक बहादुरी से लड़ते हैं, फिर भी वे ज्यादा देर तक दुश्मन सेना का सामना नहीं कर पाते। मंचूरिया की सेना बहुत शक्तिशाली और संगठित होती है। धीरे धीरे मंचूरिया के सैनिक उन पर भारी पड़ने लगते हैं और आखिरकार गेसोंग के सैनिकों को पराजित कर किले के अंदर घुस जाते हैं। किले में घुसते ही मंचूरिया के सैनिक पूरे राज्य में तबाही मचाने लगते हैं। वे निर्दोष लोगों को पकड़ पकड़ कर बंदी बना लेते हैं और कई लोगों को बेरहमी से मार देते हैं। पूरा राज्य डर और चीख पुकार से भर जाता है। जहां सुगुन और जाइन की शादी होती है, मंचूरिया के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। वहां भी वे हमला कर देते हैं। अंत में वे सुगुन और जाइन दोनों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। उसी समय किम म्यू सियोन बहादुरी से मंचूरिया के सैनिकों का सामना करते हैं। वे पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन अंत में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी ओर नामई पहाड़ से नीचे उतर रहा होता है। तभी अचानक उसका सामना सेनापति जुशिंटा और उसकी सेना से हो जाता है। एक सैनिक नामई को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन नामई अपनी तेज चाल और तीरंदाजी से उसी सैनिक को मार गिराता है। इसके बाद नामई वहां से भागने लगता है और मंचूरिया के सैनिक उसका पीछा करने लगते हैं। जंगल के बीच भागते भागते नामई अपने धनुष बाण से जुशिंटा के एक और सैनिक को मार गिराता है। नामई पहाड़ से नीचे गिर जाता है। जुशिंटा और उसके सैनिकों को लगता है कि वो मर चुका है, इसलिए वे लोग वहां से चले जाते हैं। उधर मंचूरिया के सैनिक गेसोंग के बहुत से पुरुषों और महिलाओं को बंदी बनाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। उन्हीं बंदियों में सुगुन और जाइन भी शामिल है। इसके बाद कहानी में हम देखते हैं कि नामई बेहद दुख और टूटे हुए दिल के साथ धीरे धीरे गेसोंग पहुंचता है। वहां पहुंचते ही वो अपनी बहन जाइन को हर जगह ढूंढने लगता है। वो पागलों की तरह उसका नाम पुकारता है और बेचैनी से इधर उधर दौड़ता रहता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक जूते पर पड़ती है। वो वही जूते होते हैं जो उसने अपनी बहन को प्यार से उपहार में दिए थे। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो जूते को उठाता है और जोर जोर से जाइन को पुकारता है। इसके बाद नामई की नजर किम म्यू सियोन पर पड़ती है, जो मृत पड़े होते हैं। ये दृश्य देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है। वो उनके शव को उठाकर घर के अंदर लाता है, उन्हें सम्मान से लिटाता है और उनके पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। दूसरी ओर मांचू राज्य की सेना गेसोंग के लोगों को कैदी बनाकर ले जा रही होती है। इन कैदियों में जाइन और सियोगुन भी होते हैं। जो लोग कमजोर पड़ जाते हैं या चल नहीं पाते, उन्हें सैनिक बेरहमी से मार देते हैं, जबकि बाकी कैदियों को अत्याचार सहते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। उधर मांचू सेना कैदियों के आखिरी समूह को नदी पार कराने के लिए रुकती है। इस समूह में सियोगुन भी होता है। तभी कैदियों और सैनिकों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। सियोगुन भी साहस दिखाते हुए तलवार उठाकर लड़ाई में कूद पड़ता है। इसी समय नामई भी वहां पहुंच जाता है। फिर एक जबरदस्त युद्ध होता है जिसमें कैदी मिलकर मांचू सैनिकों का मुकाबला करते हैं और सैनिकों को मार गिराते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद नामई अपनी बहन जाइन को ढूंढता है, लेकिन वो वहां नहीं मिलती। अंत में नामई, सियोगुन, गेंगडो और गेपियोंग ये चारों नदी पार कर जाते हैं और जाइन को बचाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जुचिंता अपनी सेना के साथ नदी के किनारे स्थित घाट पर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि उसके कई सैनिक मारे जा चुके हैं। तभी उसकी नजर एक सैनिक पर पड़ती है जिसके शरीर में एक तीर धंसा होता है। जुचिंता उसके पास जाता है और सावधानी से वो तीर बाहर निकालता है। तीर को ध्यान से देखने पर वो समझ जाता है कि ये कोई साधारण तीर नहीं, बल्कि एक कुशल धनुर्धर द्वारा चलाया गया खास तीर है।
ये पहचानते ही वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि उस धनुर्धर को जल्द से जल्द खोजा जाए। दूसरी ओर नामई अपने साथियों के साथ मिलकर मंसूरा के राजकुमार के अस्थायी शिविर का पता लगा लेता है। वे सभी दूर से छिपकर शिविर पर नजर रखते हैं। नामई सुझाव देता है कि वो रात के अंधेरे में हमला करेंगे और राजकुमार को बंदी बनाएंगे और बदले में अपने लोगों को छुड़ाएंगे। उधर रात के समय राजकुमार जाइन को अपने कमरे में बुलाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जाइन हिम्मत नहीं हारती और उसका डटकर सामना करती है। उसी दौरान बाहर गेंगेड, गेपियोंग और चियोगन कैद किए गए लोगों को आजाद कर देते हैं और सैनिकों से भिड़ जाते हैं। नामई चुपचाप राजकुमार के डेरे में घुस जाता है और पीछे से उसके गले पे चाकू रखकर उसे काबू में कर लेता है। इसके बाद वो भावुक होकर अपनी बहन जाइन की तरफ देखता है और पूछता है, तुम ठीक है ना? जाइन काफी देर तक भावुक होकर अपने भाई की तरफ देखता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कांपती आवाज में कहती है, भैया तुम आ गए। नामई कहता है, हाँ मैं आ गया, बस थोड़ी देर हुई, बुरा मत मानना। तभी सोबन भी कमरे में आ जाता है। जाइन उसे देखते ही भावुक होकर जमीन पर बैठ जाती है। उधर नामई राजकुमार को कपड़े से बांधकर उसके ऊपर तेल डालने लगती है और फिर उसे बंदी बनाकर कमरे से बाहर ले जाता है। इसके बाद नामई सोबन और जाइन से कहता है कि वो लोग तुरंत यहां से निकल जाएं। जाइन नामई से पूछती है, और तुम्हारा क्या होगा? नामई कहता है, तुम लोग यहां से चले जाओ, जहां मैंने मिलने को कहा है मैं वहीं आकर तुमसे मिलूंगा। लेकिन जाइन जाने को तैयार नहीं होती। उसे अपने भाई से बहुत लगाव था, इसलिए वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। वो तलवार उठाकर नामई के पास खड़ी हो जाती है और दृढ़ता से कहती है, अगर हम जिएंगे तो साथ जिएंगे और अगर मरेंगे तो साथ मरेंगे। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर नामई गुस्से में आ जाता है और उसे जोर से एक थप्पड़ मार देता है। फिर सख्ती से कहता है, जहां मैंने कहा है वहीं मेरा इंतजार करना, मैं अदा करता हूं, मैं जरूर वहां पहुंचूंगा। इसके बाद सोबिन जाइन को जबरदस्ती वहां से ले जाता है। सबके जाने के बाद नामई कुछ देर रुकता है, फिर राजकुमार को कमरे के अंदर घसीट कर ले जाता है और आग लगा देता है। राजकुमार आग की लपटों में घिरकर बाहर आ जाता है। सैनिक उसकी आग बुझाने की कोशिश करते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर नामई घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग निकलता है। कुछ सैनिक उसका पीछा करने लगते हैं। इसी बीच सेनापति जुशिंटा अपनी सेना के साथ शिविर में पहुंचता है और देखता है कि राजकुमार पूरी तरह जल चुका है। ये दृश्य देखकर वह गुस्से से भर उठता है। तभी सैनिक उसे बताते हैं कि दुश्मन दक्षिण दिशा की ओर भाग गया है और कुछ सैनिक उसके पीछे गए हैं। ये सुनते ही जुशिंटा बिना देर किए पूरी सेना लेकर नामई का पीछा करने निकल पड़ता है। उधर नामई उसका पीछा कर रहे सैनिकों से दो को मार गिराता है, जबकि बाकी डरकर भाग जाते हैं। आगे जाकर उसे गैंडू और गेपियांग मिलते हैं। तीनों तुरंत जंगल के रास्ते भागने लगते हैं, जबकि पीछे पीछे सेनापति और उसकी पूरी सेना उनका लगातार पीछा करती रहती है। नामई और उसके साथी भागते हुए बीच बीच में पलटकर हमला करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ से सैनिकों ने हमला तेज कर दिया। तभी एक सैनिक ने गेंगदू की ओर कुल्हाड़ी फेंकी, जो उसकी पीठ में जाकर लगी। गेंगदू गंभीर रूप से घायल हो गया और आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। गेंगदू ने नामई और गेपियांग से कहा कि वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएं, वो यहीं रुककर दुश्मनों को रोकेगा। गेपियांग उसे छोड़ना ही चाहता था, लेकिन नामई उसे जबरदस्ती खींचकर आगे ले गया। गेंगदू जुचिंता के सैनिकों से बहादुरी से लड़ते हुए मर गया। कुछ दूर जाने के बाद नामई और गेपियांग एक पहाड़ी किनारे पर पहुंचे। पार करने के लिए उन्हें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर छलांग लगानी होगी। नामई कूदने के लिए तैयार हो गया, लेकिन गेपियांग डर गया। गेपियांग ने नामई से कहा कि वो आगे बढ़कर अपनी बहन जैन को बचाए, जबकि वो खुद दुश्मनों को रोकने के लिए वापस जाएगा। इतना कहकर वो फिर से जंगल की ओर लौट गया। नामई ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। गेपियांग ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन आखिरकार वो मार गया। उधर नामई ने हिम्मत जुटाकर छलांग लगाई और नदी पार कर ली। जुचिंता और उसके सैनिक भी उसके पीछे पीछे आ गए और दोनों पक्षों के बीच तीरों की लड़ाई शुरू हो गई। नामई ने कई सैनिकों को मार गिराया। जुचिंता अपने सैनिकों को भी छलांग लगाने का आदेश दिया और सभी सैनिक एक एक करके दूसरी तरफ छलांग लगाए। नामई फिर से छिपकर कुछ सैनिकों को मारता गया। नामई धीरे धीरे जुचिंता के सामने आ गया। वह जुचिंता की ओर तीर ताने रहा। जुचिंता उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन नामई ने उसे नहीं मारा और वहां से चला गया। नामई की तलाश में सैनिक आगे बढ़ते रहे। नामई भागते भागते दो पहाड़ों के बीच एक संकरे रास्ते में जाकर रुक गया। वहां पहुंचकर वह जोर जोर से आवाज लगाने लगा, मानो वह किसी को बुला रहा हो। तभी पीछे पीछे जुचिंता की सेना भी वहां पहुंच गई और सैनिकों ने उस पर तीर तानकर खड़े हो गए। जुचिंता ने नामई से कहा, मेरे एक सवाल का जवाब दे। तुम्हें मुझे मारने का मौका मिला था, फिर तूने मुझे क्यों नहीं मारा? तूने मेरा अपमान किया है, अब मैं तुम्हें बहुत दर्द देकर मारूंगा। नामई ने पहाड़ की तरफ देखा और पाया कि जिसे वो बुला रहा था वो आ चुका है। वो दरअसल एक बाघ था। अचानक वो बाघ छलांग लगाकर जुचिंता की सेना पर टूट पड़ा और कई सैनिकों को मार गिराया।
आखिर में जूचिंता और सैनिक मिलकर बाघ को मार दिया। इस मौके का फायदा उठाकर नामई वहां से भाग निकलता है। उधर जूचिंता भी अपने बचे हुए सैनिकों को लेकर उसके पीछे फिर से निकल पड़ता है। नामई एक जगह जाकर छिप जाता है और धनुष बाण के साथ घात लगाकर बैठ जाता है। वो जूचिंता के सैनिकों के गुजरने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आखिरी सैनिक आगे बढ़ा, नामी ने उसके पैर पर तीर मार दिया। वो सैनिक जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा। जूचिंता और उसके सैनिक समझ गए कि यह नामई की चाल है, इसलिए वे छिपकर स्थिति देखने लगे। लेकिन एक सैनिक ये बात नहीं समझ पाया और घायल सैनिक की मदद के लिए आगे बढ़ गया। उधर नामई काफी देर से घात लगाकर बैठा था और जैसे ही मौका मिला उसने तीर चला दिया। वो तीर दो लोगों को चीरता हुआ निकल गया और दोनों सैनिक मारे गए। अब सिर्फ जूचिंता और एक सैनिक ही जिंदा बचे थे। नामई ने जूचिंता पर तीर चलाया, लेकिन उसके साथ खड़े सैनिक ने तीर आते देख खुद आगे आकर जूचिंता को बचा लिया। तीर दोनों को भेद गया और वे गिर पड़े। नामई को लगा कि दोनों मर चुके हैं, इसलिए वो धीरे धीरे वहां से चला गया। लेकिन नामई की यह सोच गलत थी। जूचिंता अभी जिंदा था। वो फिर से उठ खड़ा हुआ और धनुष बाण लेकर नामई के पीछे निकल पड़ा। नामई को जंगल के बीच सैनिक का एक घोड़ा मिला, जिसे लेकर वो आगे बढ़ने लगा। इसी बीच जाइन और सियोगुन भी धीरे धीरे घर की ओर लौट रहे थे। जाइन ने दूर से अपने भाई को घोड़े पर आते देखा, लेकिन उसी समय जूचिंता भी वहां पहुंच गया और नामई पर तीर चलाने की तैयारी करने लगा। नामई को उसका पता नहीं था, वो सिर्फ अपनी बहन की ओर बढ़ रहा था। जाइन ने जूचिंता को देख लिया। जाइन ने दौड़कर इशारों में नामई को चेतावनी देने की कोशिश की और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन नामई कुछ समझ नहीं पाया। जूचिंता ने पूरी तरह निशाना साध लिया और नामई पर तीर चलाया। तभी जाइन ने एक तीर चलाकर नामई के घोड़े पर मार दिया, जिससे नामई नीचे गिर पड़ा। जूचिंता के तीर नामई को नहीं लगा और निकल गया। इसके बाद जूचिंता ने जाइन पर तीर चलाया, लेकिन सियोगुन बीच में आ गया और वो तीर उसकी बाह में लग गया। जब नामई जमीन पर गिर गया, तभी जूचिंता उसकी तरफ दौड़ने लगा। उसे आते देख जाइन भी तलवार लेकर नामई की ओर दौड़ पड़ी। नामई ने देखा कि एक तरफ से जूचिंता और दूसरी तरफ से जाइन उसकी ओर आ रहे हैं। उसने तुरंत अपना धनुष उठा लिया और घोड़े में फंसा हुआ तीर भी निकाल लिया। जूचिंता लगभग नामई के पास पहुंच चुका था, तभी उसकी नजर जाइन पर पड़ी। उसे कुछ शक हुआ और वो अचानक जाइन की तरफ दौड़ने लगा। नामई ने जब देखा कि जूचिंता उसकी बहन की तरफ बढ़ रहा है, तो वो भी तेजी से उस दिशा में दौड़ पड़ा। आखिरकार दोनों जाइन के पास पहुंच गए। जाइन हैरान होकर दोनों के बीच हाथ में तलवार लिए खड़ी हो गई। अब नामई और जूचिंता दोनों अपने अपने धनुष तान कर तैयार थे और जाइन उनके बीच में खड़ी थी। जूचिंता ने नामई से कहा, अजीब बात है, लेकिन मैं तो मानता हूं तुमने इतनी बड़ी लड़ाई सिर्फ इस लड़की को बचाने के लिए लड़ी। नामई कुछ नहीं बोला। दोनों एक दूसरे पर निशाना साधे हुए थे। जाइन कभी अपने भाई की तरफ देखती तो कभी जूचिंता की तरफ। नामई धीरे धीरे हवा की दिशा समझने लगा। जूचिंता ने कहा, तू हवा का अंदाजा लगा रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं। तुम्हारा तीर बहुत छोटा है, ऐसे छोटे तीर से तुम सही निशाना नहीं लगा पाओगे। दोनों ने एक साथ तीर छोड़ा। जाइन सामने होने और तीर छोटा होने की वजह से नामई का निशान चूक गया, लेकिन जूचिंता का तीर सीधा जाकर नामई के सीने में धंस गया। नामई घुटनों के बल बैठ गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। जूचिंता ने कहा, तू बहुत अच्छा तीरंदाज है, लेकिन आज अपनी बहन की वजह से तेरे हाथ कांप गए और अब मैं तेरी आंखों के सामने तेरी बहन को मारूंगा। ये कहकर उसने तलवार जाइन की गर्दन पर रख दी। ये देखकर नामई अपने सीने में धंसे तीर को निकालने लगा। ये देखकर जाइन जोर जोर से चिल्लाने लगी, भैया तीर मत निकालो, तुम मर जाओगे। लेकिन नामई ने उसकी बात नहीं सुनी। बहुत दर्द सहते हुए उसने आखिरकार तीर निकाल लिया। जाइन रोते रोते उसे रोकती रही, लेकिन वो नहीं रुका। फिर नामई ने उस तीर को अपने धनुष पर चढ़ाया। ये देखकर जूचिंता ने जाइन को ढाल की तरह अपने सामने पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। नामई ने बहुत मुश्किल से हवा की दिशा को समझा और तीर चला दिया। तीर घूमते हुए गया और सीधे जूचिंता की गर्दन में जाके लगा। जाइन उसके कब्जे से छूट गई और जूचिंता वहीं गिर पड़ा। नामई भी धीरे धीरे कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। जाइन रोते हुए दौड़कर अपने भाई के पास आई और उसे गोद में लेटा लिया। जाइन देखा कि नामई वही जूतों की जोड़ी में से एक जूता लाया था जो उसने उसकी शादी के लिए उपहार में दिए थे। जाइन ने अपने पास रखा दूसरा जूता रोते हुए निकाल कर दिखाया। नामई ने कांपती हुई आवाज में जाइन से पूछा, क्या तुम्हें पता चल गया था कि ये जूते मैंने ही दिए थे? जाइन रोते रोते बोली, हाँ, मुझे पता चल गया था कि ये तुमने ही दिए हैं, क्योंकि इतने बड़े जूते तुम्हारे अलावा और कौन दे सकता है? नामई ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने सोचा था कि तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए बड़ा जूता लाया। जाइन उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। नामई ने धीरे से कहा, जाइन चलो अब हम घर चलते हैं, वहां नई जिंदगी शुरू करेंगे। इतना कहकर नामई की मृत्यु हो गई। जाइन
अपने भाई को पकड़कर जोर जोर से रोती रही। उसके भाई ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। उसने अपने पिता ने दी हुई जिम्मेदारी पूरी कर दी। अंत में दिखाया जाता है कि जाइन और सियोगुन नामई के शव को नाव में रखकर नदी पार कर अपने घर ले जा रहे हैं। नामई का शरीर शांत है, हाथ में उसका धनुष है। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी बहन को बचाकर अब शांति से घर लौट रहा हो। और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है।